सर न्यू चैप्टर, हेडिंग पे लिखे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सर। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सर। ये क्या है चीज समझिए, काफी इजी चैप्टर है। ये पूरा एक स्टोरी बेस पे एक पूरा क्रिएट किया गया एक चैप्टर होगा। ये स्टोरी क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट रिकंस्ट्रक्शन वर्ड क्या होता है। मैनेजमेंट का जो पूरा हायरार्की है, जो मेरा बैलेंस शीट है, उसको पूरा चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, तो यहां से अगर मान लीजिए कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी है? लॉस मेकिंग अगर कोई कंपनी है, तो वो लॉस मेकिंग कंपनी क्या करती है सर? वो लॉस मेकिंग कंपनी क्या करेगी? दो चीज उसके पास ऑप्शन रहता है कि या तो वो अपना बिजनेस को सेल कर देती है। क्या करती है? सेल कर देती है। या तो फिर कोई दूसरी बड़ी कंपनी उसके साथ में मर्ज कर देती है। ठीक है, वो जो पार्ट होता है वो हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको एमलगेमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमलगेमेशन बोलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी क्या होता है ना सर, लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करती है। जिस तरह से आपको पता होगा उबर लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी उसका रीच क्या है? नेशनल लेवल पे, राइट। आपका जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी थी, ओला लॉस मेकिंग कंपनी है। ये जितनी भी कंपनी है सब लॉस मेक कर रही है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट क्या है? फिर भी लेकिन इसका बिजनेस एक्सपैंड ऐसा है कि बड़ी बड़ी कंपनी भी इसको खरीदने के लिए आराम से रेडी है ना। जिस तरह से भी आपने देखा होगा कि जो हमारा ब्रांड फैक्ट्री था, जो फ्यूचर ग्रुप के अंदर में था, अब वो क्या हो गया? रिलायंस ने बाई कर लिया, क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी थी सर। तो कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग कंपनी का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मेरा एक बैलेंस शीट है, एक मेरा लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। अब उसको तो पैसा चाहिए ना सर। बिजनेस में अगर वो लॉस कमाएगा तो कैसे करेगा? उसको तो पैसा चाहिए, उसको तो मनी चाहिए। एम्प्लॉय का खर्चा है, बहुत सारा एक्सपेंसेस है, ऑफिस का खर्चा, ये सारा खर्चा है, तो लॉस से तो नहीं हो पाएगा। उसको अपना कैपिटल से देना पड़ेगा, रिजर्व जाएगा, लेकिन कब तक रिजर्व से देते रहेंगे? तो इस कंपनी के पास ऑप्शन ये रहती है कि या तो वो किसी दूसरी कंपनी के साथ में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कर ले। क्या कर ले? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कर ले। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आएगा, या तो वो मर्जर कर ले। मर्जर का मतलब क्या हो गया? एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ क्या कर लेगी? मर्ज कर लेगी। या तो वो एब्जॉर्ब्ड हो जाए, एब्जॉर्प्शन। ये सारा वर्ड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जिस तरह से आपको पता होगा कि वोडाफोन आने से पहले हज था, हज नाम सुने हज का। लेकिन वोडाफोन को इंडिया में अपना टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में आना था, बिजनेस स्टार्ट करना था, तो उसने क्या किया? जो एग्जिस्टिंग कंपनी हज थी उसको 70,000 करोड़ रुपीज में एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो वो जो एक्विजिशन हो गया, अब जैसे एक्वायर मैंने किया तो हज कंपनी को मैंने, उसका जो भी एसेट्स लायबिलिटी था सब मेरा हो गया, और जो भी उसका बिजनेस का जो भी रिक्वायरमेंट था, मैनेजमेंट सब उसको अपने लोग ले लिए, लेकिन उसका नाम को क्या कर दी? हटा दी। और हज का जितना भी टावर वगैरह था सब कौन ऑपरेट करेगा? वोडाफोन करेगा, राइट। तो वोडाफोन यहाँ पे हज को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होगा? मैं आपको खरीद लेता हूँ, खरीद लेने के बाद में आपका जो ब्रांड है उसको मैं यूज नहीं करूंगा। दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मींस मर्जर में क्या होता है? दो कंपनी एक दूसरे के साथ मिलके क्या करती है? वर्क करती है। इस तरह से हीरो होंडा, हीरो इंडियन कंपनी है, होंडा जापान की कंपनी है, राइट। दोनों मिलकर मर्जर होता है यहाँ पे। जिस तरह से मारुति सुजुकी, मारुति इंडियन कंपनी है, सुजुकी बाहर की कंपनी है, दोनों मिलकर मर्ज की, राइट। तो इसको अपने लोग मर्जर बोलते हैं। और वोडाफोन हज वाला जो केस है वो क्या हो गया सर? एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, या फिर आप अमलगेमेट कर सकते हैं। अमलगेमेट का मतलब क्या होता है सर? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर मिलकर क्या करेगा सर? एक नया कंपनी बनाएगा सी, उसको बोलते हैं अमलगेमेशन।
तो ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का है सर। इसमें जर्नल एंट्रीज क्या होती है? जर्नल एंट्री तीनों के केस में सेम होता है, तीनों के केस में सेम होगा सर, कोई चेंजेस नहीं रहता है, राइट। तो यहां पे क्या रहता है? यहां पे कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो शेयर होल्डर है, वो चेंज हो जाता है और कोई दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर इसमें इन्वॉल्व होकर फिर बिजनेस को क्या करते हैं? टेक ओवर करते हैं, राइट। तो यहां पे बिजनेस का जो टेक ओवर है वो दाव पे होगा। बिजनेस का टेक ओवर कोई और यूज करेगा, कोई और हैंडल करेगा, उसका आइडिया, उसका विजन ऑफ बिजनेस कोई और होगा, तो मेरा बिजनेस का कंट्रोल अब मेरे हाथ में नहीं रहेगा। क्लियर है? इसको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। एक दूसरा टॉपिक आता है, एक दूसरा टॉपिक आता है सर, जिसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं सर? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है सर? मैनेजमेंट अपना बिजनेस को, जो लॉस मेकिंग कंपनी है, उसको लॉस से प्रॉफिट करने का कोशिश करेगा, लेकिन किसी दूसरे बिजनेसमैन, किसी दूसरे बिजनेस का हेल्प नहीं लेना है। उसको अपना जो कंट्रोलिंग पावर है वो अपने हैंड पे रखना है, वो कंट्रोलिंग पावर को किसी और को यूज करने के लिए नहीं देना है। तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है? यहां पर इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करेगा अपना पूरा बिजनेस को, अपना बैलेंस शीट को। ठीक है? इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन कैसे कर सकता है? अगर मैं आपको एग्जांपल पे बताऊं कि एक मेरा बैलेंस शीट है, एग्जांपल देख लीजिए, एक मेरा बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट में क्या क्या है? मेरे पास इक्विटी शेयर्स कैपिटल है 5 लाख रुपए का। ठीक है? ये 5 लाख रुपए कैसे आया? ये 5 लाख रुपए आ रहा है, 50,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ रुपीज कितना करके सर? 10 रुपीज। मेरे पास प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल है 2 लाख रुपए का सर। ये 2 लाख रुपए कैसे आया सर? 2000 शेयर्स है एट ₹100 करके। ठीक है? मेरे पास 8% डिबेंचर है सर। 8% डिबेंचर मेरे पास 6 लाख रुपए का है। मेरे पास करंट लायबिलिटी है सर। करंट लायबिलिटी मेरे पास मान लीजिए सर 7 लाख रुपए का है। ठीक है? इसके अलावा मेरे पास सर फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स बोले तो भाई मेरे पास नॉन करंट एसेट्स है। मेरे पास गुडविल है मान लीजिए सर 20,000 रुपए का। मेरे पास सर फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है 5,80,000 रुपए का। मेरे पास करंट एसेट्स है, आपका करंट एसेट्स मान लीजिए सर मेरे पास स्टॉक है 2 लाख रुपए का सर। मेरे पास मेरे पास मान लीजिए सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1 लाख रुपए का सर। मेरे पास आपका डेटर्स है सर 6 लाख रुपए का सर। और मेरे पास पीएल अकाउंट है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेरा लॉस है 5 लाख रुपए का सर। कितना हो गया? 6 6 2 8 8 9 9 6 15 15 5 20। तो ये मेरा बैलेंस शीट खड़ा है। ठीक है? ये बैलेंस शीट से देख के आपको क्या लग रहा है? कंपनी के पास में कोई भी रिजर्व है क्या? कंपनी के पास में रिजर्व है क्या? उल्टा कंपनी के पास में मेरा 5 लाख रुपए का लॉस है सर। डिबेंचर भी लेके रखा है तो हर साल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कंपनी के पास, और कंपनी के पास कैश केवल कितना बचा है? 1 लाख रुपए ही बचा है। और कंपनी का भी पीएल का खर्चा वगैरह बहुत सारा है, राइट, स्टाफ का सैलरी वगैरह। तो कंपनी ह्यूज इन डेट पे है। कंपनी का पोजीशन एकदम वीक है। कंपनी का ऐसा पोजीशन है कि वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर ये लॉस को उसने ठीक नहीं किया तो। क्लियर है? तो यहां पर कंपनी के पास ऑप्शन है, या तो वो इन्वेस्टमेंट ले या तो अपनी दूसरी कंपनी को बेच दे। बेच के क्या करेगी? वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जा सकता है, या तो फिर वो मैनेजमेंट खुद से ही इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन कर लेगा सर। और इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है? बेसिकली कंपनी को यहां पे प्रॉफिट क्रिएट करना है सर, कंपनी को यहां पे रिजर्व क्रिएट करना है।
कंपनी यहाँ पे रिजर्व कैसे क्रिएट करेगी? कंपनी इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन का पूरा प्लान बनाएगी। वो प्लान कैसे होगा सर? जैसा इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये 5 लाख रुपया है। जितना भी लायबिलिटी वाला पोर्शन है, कंपनी हर एक के साथ मीटिंग करेगी। मीटिंग करके बोलेगी कि आपका 5 लाख रुपया है, बिजनेस को इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा कंट्रीब्यूट करिए। आपको सैक्रिफाइस करना होगा अपना मनी को। एग्जाम्पल के तौर पे इसके साथ मीटिंग किया 5 लाख रुपया, तो इक्विटी शेयर होल्डर बोला ठीक है भैया, मेरा 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपया तुम रख लो। क्या रख लो? 8 रुपया तुम रख लो, 2 रुपया में मेरा शेयर को कर दो। तो 10 रुपया में से कितना रुपया कर दिए? 2 रुपया कर दिए। तो मेरे पास मान लीजिए 4 रुपया कर दीजिए। तो 4 रुपया अगर कर देंगे तो मेरे पास कितना रुपया आ गया सर? 6 रुपया आ गया। तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की जगह कितना लाख रुपया बैठेगा? 2 लाख रुपया, है ना? 4 रुपया करके तो 3 लाख रुपया मेरा वहां से आ गया। प्रिफरेंस शेयर बोल रहा है कि भैया प्रिफरेंस शेयर यहाँ पे 2 लाख रुपया का है। ये बोला कि भाई हम 50% में राजी हो जाएंगे। कितना परसेंट में? 50% में राजी हो जाएंगे। आप मेरा 50% कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाख रुपया मेरा यहां से पैसा आ गया, 3 लाख वहां से आया, 1 लाख यहां से आया। अब उसके बाद डिबेंचर होल्डर से बात करेंगे। भैया डिबेंचर होल्डर तुम लोग को तो पैसा दे नहीं पाएंगे, अब कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगा तो ना आपको मिलेगा ना किसी को मिलेगा। इट इज बेटर है कि अभी कुछ सैक्रिफाइस कर लीजिए, अभी कुछ पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऐसा रखिए कि जिससे आपका पे आउट हो सके। तो डिबेंचर बोला कि ठीक है सर, मेरा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप एक काम करो, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12% कर दो। कितना कर दो? 12% कर दो। ठीक है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दीजिए। हम यहां से अपना 1 लाख रुपया हम यहां से कम कर देंगे। आप मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए, हम अपना डिबेंचर का प्राइस को, जो मेरा वैल्यू था, जो मुझे लेना था, वो हम क्या होगा? कम कर देंगे। क्रेडिटर से मांगेंगे, क्रेडिटर से मीटिंग करेंगे, भैया पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे तुमको, हम बताओ कितना रुपया छोड़ पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे बताओ। तो क्रेडिटर बोलेगा कि अगर अभी पेमेंट करेंगे तो हम कर देंगे, बाद में पेमेंट करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो क्रेडिटर बोला कि अभी आप मेरे को अगर 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दीजिएगा तो हम अपना 1 लाख रुपए और छोड़ देंगे। समझ रहे हैं? इस तरह से हर एक जो भी कंपनी का डेट खड़ा हुआ है, सबसे कंपनी क्या करेगा? मीटिंग करेगा। मीटिंग कर लेने के बाद में एक पूरा प्लान बनाएगा। प्लान बना के जितना भी रुपया वो रिजर्व क्रिएट कर सकता है। रिजर्व कैसे? लायबिलिटी से। ऑब्वियसली मुझे इसको 5 लाख रुपए देना था, मुझे 3 लाख रुपए देना है, तो 2 लाख रुपए मेरा रिजर्व में बचेगा ना सर, वो तो मेरा प्रॉफिट हो गया। इसको मुझे 2 लाख रुपए देना था, ये 1 लाख रुपए अब देना है, तो 1 लाख रुपए यहां से मैंने प्रॉफिट कमाया, यहां से मैंने 1 लाख रुपया कमाया, यहां से मैंने पैसा कमाया। रिमेंबर, समझ में आ रहा है? तो ये सारे जगह से मैं पूरा रिजर्व का पैसा क्रिएट करूंगा, और वो रिजर्व का पैसा जो मेरा फाइनली आएगा उसको हम पीएल को क्या कर देंगे सर? राइट ऑफ कर देंगे। इसके अलावा जो जो मेरा इनटैंजिबल एसेट्स उसको भी क्या कर देंगे सर? राइट ऑफ कर देंगे। इसके अलावा और भी कोई एसेट्स का मार्केट वैल्यू अगर डाउन है, कोई भी लॉसेस वगैरह हो रहा हो, उसको भी क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। चीज समझ में आ रहा है? तो ये पैसा पूरा राइट ऑफ कर देने के बाद में अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है, ये जो मेरा पीएल है, इसको बुक से क्या करना है? हटाना है। इसको बुक से हटाना है। इसको बुक से हटा देने के बाद अगर फिर भी मेरे पास कुछ पैसा बच जाएगा तो उसको हम कैपिटल रिजर्व बोल के क्या करेंगे सर? ट्रांसफर कर देंगे। और ये पूरा प्लान बनाने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल के, पूरा लॉ प्रोविजन देख के वो पूरा प्लान लेआउट करेगा। प्लान लेआउट करके सबसे अटेस्टेशन लेगा, सबका एफर्मेशन लेगा। एफर्मेशन ले लेने के बाद में ये जो पूरी प्लान है ये हाई कोर्ट में अप्रूव्ड होता है सर। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से अप्रूवल निकालना पड़ेगा। अगर कोर्ट अप्रूवल दे दिया कि हाँ यू कैन डू इट, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ये इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन जैसे जैसे बताया गया वैसे आपको पे ऑफ करना है। क्लियर है? और ये पूरा पे ऑफ कर देने के बाद में आपका बैलेंस शीट एक रिवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। एक रिवाइज आपको बैलेंस शीट बनाना है विद दी ऑल दी चेंजेस एंड ऑल जो आपने इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन किया। तो कंपनी का बैलेंस शीट जो ऐसे देख रहा था, अब वो कंपनी का बैलेंस शीट क्या होगा? एक नया तरह से आएगा। और कंपनी का बैलेंस शीट में जो लॉस दिख रहा था वो लॉस मेरा नहीं रहेगा। क्लियर है? चीज समझ में आ रहा है? इसी टॉपिक को अपने लोग बोलते हैं सर इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर हुआ? तो एग्जाम्पल में हमने क्या क्या बोला? तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर से बात की, मान लीजिए पूरा अप्रूव वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, अब सबसे मीटिंग करके पैसा निकालना है। क्लियर है? तो ये 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर था, इसने बोला कि भैया क्या करना है आपको? 10 रुपया का बजाय आप मेरा शेयर्स को कितना रुपए में कर दो? 4 रुपए में कर दो। 6 रुपए इन लोग रेडी टू क्या करना है? सैक्रिफाइस कर देंगे। क्लियर है? तो मुझे यहां पर बताइए यहां पे क्या हो जा रहा है?
जर्नल एंट्री पे आइए, जर्नल एंट्री लिखे। सर नहीं आया क्या अभी तक उन लोग का? एक बार जाके वाजिद को बोल तो कॉल करने के लिए। बहुत टाइम हो रहा है सर। जर्नल एंट्री में देखते हैं, तो जर्नल एंट्री यहां पे नंबर 1 पॉइंट है सर, इक्विटी शेयर्स पे। इक्विटी शेयर्स का जर्नल एंट्री क्या करना है सर? ठीक है, तो यहां पर आपको पॉइंट लिखा रहेगा, क्या हुआ सर नहीं आएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर agrees to reduce its shares, to reduce its shares from rupees 10 to rupees 4, from rupees 10 to rupees 4। ठीक है, अब यहां पर सीन जो है, यहां पर सीन 2 रहेगा। तो इक्विटी से 10 रुपए से बोला कि भैया आप मेरा शेयर्स को 4 रुपया कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिड्यूस टू। अब रिड्यूस टू यहां पर जो ऑप्शन रहेगा ना सर, वो ऑप्शन में आपको देखना है रिड्यूस करके क्या कर रहे हैं। मतलब रुपीस 4 रुपया जो है, इसको आप फुल्ली पेड अप बना रहे हैं, फुल्ली कॉल्ड अप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बोला कि 10 रुपए का जो शेयर था उसको आप 4 रुपया फुल्ली कॉल्ड अप बना दो। क्या बना दो? फुल्ली कॉल्ड अप बना दो। तो अगर फुल्ली कॉल्ड अप बनाएंगे तो इसका मतलब अब वो मेरा 10 रुपया का शेयर नहीं रहा है, कितना रुपया रहा? 4 रुपया रहा। क्लियर है? और 6 रुपया कंपनी का क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री कैसे करके पास करेंगे? रिमेंबर बोनस को मैंने आपको बताया था, ये 10 रुपया वाला शेयर अब नहीं रहा। अब ये शेयर्स कितना रहा सर? 4 रुपया रहा। और नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर लोगों का क्या हो रहा है सर? नुकसान हो रहा है। 50,000 शेयर्स का जो 10 रुपया दाम था, अभी कितना रुपया दाम बोल रहे हैं? 4 रुपया बोल रहे हैं। तो 6 रुपया उन लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, राइट? तो जर्नल एंट्री यहां पर आप पास करोगे, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, यहां पर लिखते हैं 10 रुपया, कितना रुपया? 10 रुपया। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट कितना हो जाएगा? ये अमाउंट हो जाएगा 50,000 इंटू 10 रुपया, विच इज 5 लाख। 2 में सर इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे कितना रुपया हो जाएगा सर? 4 रुपया हो जाएगा। 50,000 इंटू कितना रुपया? 4 रुपया, कितना आ गया सर? 2 लाख। और बाकी का 3 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया। बाकी का 3 लाख मेरा पैसा वहां से मिला है मुझे, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, राइट? तो बाकी का पैसा को ट्रांसफर कर देते हैं, एक अकाउंट बोलते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिडक्शन। जो भी प्रॉफिट आएगा, फायदा होगा, आप उसको यहां पे ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिडक्शन में। इसको कैपिटल रिडक्शन भी बोलते हैं, इसको कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन, तीनों वर्ड का एक ही नाम है। तो ये यहां पे ट्रांसफर कर दिए सर 3 लाख रुपया। क्लियर है? ये कब करेंगे? जब क्वेश्चन में आपको फुल्ली कॉल्ड अप बोला, मतलब ये 10 रुपया को 4 रुपया शेयर्स में कर देना है। लेकिन अगर आपको ऐसा करके बोलेगा कि ₹4 को क्या करना है सर? एज पार्टली पेड अप करना है। क्या करना है? इसको पार्टली पेड अप बनाना है, जबकि जो मेरा शेयर्स का प्राइस है ना, ₹10 कॉल्ड अप ही रहेगा। रिमेंबर नहीं समझे? शेयर्स का प्राइस जो है ना, वो मेरा 10 रुपया कॉल्ड अप ही रहेगा, लेकिन उसको पार्टली कर देना है कितना रुपया? 4 रुपया। तो शेयर्स जो मेरा 10 रुपए का था, वो 10 रुपए ही है, सिर्फ 6 रुपया क्या कर रहा है? आपस में इन लोग शेयर होल्डर लोग दे रहा है, राइट? तो यहां पर ये नंबर ऑफ शेयर 10 रुपए का 4 रुपया नहीं हो रहा है, वो 10 रुपए ही है। सिर्फ जो मेरा पेड अप वैल्यू था, वहां से 6 रुपया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पे आप जनरल एंट्री पास करोगे, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ये अमाउंट हो जाएगा डायरेक्टली 50,000। कितना रुपया था सर? 4 रुपया पार्टली पेड अप करना था ना, तो वो सैक्रिफाइस कितना रुपया किया? 6 रुपया। यहां पे डायरेक्टली 3 लाख रुपया चल जाएगा। जर्नल एंट्री समझिए, दोनों ही जर्नल एंट्री सेम है, आप देख लो, सिर्फ फर्क क्या है? वर्ड का फर्क है सर। फर्स्ट वाला केस में क्या है? 10 रुपया वाला शेयर्स को 4 रुपया में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो आप ये जर्नल एंट्री पास करोगे। सेकेंड वाला में 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए ही है, सिर्फ 4 रुपया क्या होगा सर? पेड अप हो जाएगा। मतलब 6 रुपया बाद में शेयर होल्डर का लायबिलिटी है, बाद में जब बिजनेस फ्लरिश हुआ तो 6 रुपया उन लोग और पैसा लगाएगा। समझ रहे हैं? अगर शेयर होल्डर लोग को बाद में अगर पैसा लगाना रहा तो उन लोगों को फिर से नया शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, 6 रुपया और लगाएगा, 50,000 शेयर 10 रुपया का हो जाएगा। चीज समझ में आ रहा है? लेकिन इस केस में क्या होगा? अब शेयर्स का प्राइस कितना हो गया? 4 रुपया होगा। अब उसको नया शेयर इशू करेगा तो कितना रुपया करके करेगा? 4 रुपया करके। क्लियर है? दोनों का जनरल एंट्री समझ में आ रहा है? तो आप जब इक्विटी शेयर होल्डर का पार्ट करोगे तो वहां पर चेक करोगे वेदर कॉल्ड अप वैल्यू को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कॉल्ड अप वैल्यू को चेंज करेगा तो ये जनरल एंट्री पास करोगे, अदरवाइज ये जनरल एंट्री पास करोगे। चीज समझ में आ रहा है? इस केस में जब बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स लिखोगे तो इक्विटी शेयर्स में हेडिंग क्या होगा? 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹4 कॉल्ड अप। इस केस में क्या होगा? 50,000 शेयर्स एट ₹10 कॉल्ड अप, कॉमा पार्टली, कॉमा पेड अप ₹4। इस केस में क्या होगा? पेड अप ₹4। समझ रहे हैं? इस केस में लिखेंगे एट ₹4 कॉल्ड अप, इस केस में लिखेंगे एट ₹10 कॉल्ड अप, लेकिन फिर से कॉमा देके पेड अप रुपीस कितना लिखेंगे? 4। मतलब 6 रुपए का लायबिलिटी रहेगा बाद में लेने का। कोई प्रॉब्लम जनरल एंट्री में? तो ये इक्विटी शेयर से तो पैसा आ गया सर, और सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किसको करना चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर को। ऑब्वियसली रियल ओनर कौन है? तो सबसे ज्यादा सहेगा कौन? समझिए भैया, ओनरशिप आपको दे रहे हैं तो दर्द भी तो आपका है ना, मजा आपका तो दर्द भी आपका है, ऑब्वियसली। अब प्रिफरेंस शेयर्स पे आते हैं सर। प्रिफरेंस शेयर्स क्या बोला था कि ये 2 लाख रुपए में से आप एक काम करो, मेरा शेयर्स को 100 रुपए का बजाय कितना रुपए कर दो? 50 रुपए कर दो। कितना रुपए कर दो? 50 रुपए कर दो। ठीक है? तो प्रिफरेंस शेयर्स पे आते हैं नंबर 2। प्रिफरेंस शेयर होल्डर agrees to reduce its shares from ₹100 to 50। प्रिफरेंस शेयर्स बोला कि भैया आप इसको 100 से 50 रुपया आप इसको कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? तो जनरल एंट्री क्या करेंगे सर? अगेन वही सेम, 100 को 50 कर रहा है या फिर 50 को पार्टली पेड अप कर रहा है। अगर 100 को पूरा नंबर ऑफ शेयर्स को 50 कर लेगा तो जनरल एंट्री क्या होगा सर? ऊपर वाला पे सोचिए कैसे करेंगे। प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल, यहां क्या होगा? 100 रुपया, अकाउंट डेबिट, पूरा कितना रुपया कर दोगे आप? 2 लाख, है ना? और 2 प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया सर? 50 रुपया। कितना रुपया आ जाएगा? 1 लाख। और 1 लाख रुपया कहां जाएगा सर? टू कैपिटल रिडक्शन। समझ में? टू कैपिटल रिडक्शन में चला गया। तो प्रिफरेंस शेयर्स का भी काम हो गया। बट प्रिफरेंस शेयर्स का एक और पॉइंट आता है, प्रिफरेंस डिविडेंड। क्या बताइए? वो बोला कि भैया हमें 1 लाख रुपया तो हम आपका सैक्रिफाइस कर देंगे, लेकिन जो मेरा डिविडेंड का पैसा है वो पैसा तो आपको देना होगा। डिविडेंड का पैसा वो आपको देना होगा सर। ठीक है? अब इसका डिविडेंड का बारे में भी तो बात आएगा। तो प्रिफरेंस डिविडेंड, मान लो कि अब क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि 3 साल का अरियर है। क्या है सर?
3 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स का तो बात हो गया, अब डिविडेंड के बारे में भी बात होगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल से अरियर है, उसका पैसा के बारे में क्या है, क्लियर है? तो 3 साल से जो मेरा पैसा दिया हुआ नहीं है उसको भी देना पड़ेगा सर हमें, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमें पे आउट करना पड़ेगा। अब प्रेफरेंस डिविडेंड में यहां पर आप चेक करोगे कि प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा बैलेंस शीट में था या नहीं था। बैलेंस शीट में है क्या डिविडेंड? नहीं है, तो ये आपको बैलेंस शीट का फुटनोट में दिया रहेगा कि अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड ड्यू रहेगा लास्ट 3 इयर्स का। अब वो क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि वो अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करना है कि नहीं करना है, समझ रहे हैं? एक तो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात हो गया, अब इसका डिविडेंड अरियर है, उसके क्या करेंगे? तो डिविडेंड अरियर है, प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर यहां पे लिखे नंबर 3 पे, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है? अब ये अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो आपको चेक करना होगा कि ये अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है, मेरा बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है या नहीं है। क्या चेक करना आपको? बैलेंस शीट में वेदर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट में है या नहीं है, यस यस या फिर नो। अगर बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है तो इसका मतलब बैलेंस शीट का लायबिलिटी में यहां पर एक प्रेफरेंस शेयर्स के साथ में क्या होगा, अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड बोल के भी लायबिलिटी में होना चाहिए, समझ में आ रहा है? अगर बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है तो फिर इसको अपने लोग ने क्या किया, इसको पे ऑफ किए या पे ऑफ नहीं किए, समझ में आ रहा है? अब यहां पर चेक करना है कि अगर इसको पेमेंट करना है, इसको पेमेंट करना है, अगर इसको पेमेंट करना है तो जर्नल एंट्री क्या पास होगा, सोचिए तो, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या एंट्री होगा सर? प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप इसको पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना साल का बाकी रहेगा नहीं रहेगा आपको बुक में बता देगा, ये मेरा रिकॉर्डेड है। या तो आप इसको क्या करोगे, वेव कर देंगे, क्या कर देंगे इसको आप, वेव कर देंगे। वेव का मतलब क्या हो गया, पैसा नहीं देगा, पैसा नहीं देगा। तो अगर पैसा अगर नहीं देगा तो जनरल एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू, किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन में। समझ में आ रहा है? जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको ट्रांसफर कहां कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन में, ठीक है? अब मान लो कि मेरा 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर है, टोटल मिला के मेरे पास 90,000 रुपया आता है। कितना था, 90,000। अब 90,000 का बोला कि 1/3 सिर्फ पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, 1/3 पेमेंट करना है, सिर्फ 1/3 आपको पेमेंट करना है सर। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं कि मेरे पास टोटल 3 साल का मेरा अरियर ऑफ डिविडेंड है, अरियर ऑफ डिविडेंड है, तो मेरे पास मान लीजिए सर 2 लाख रुपया था ना, 2 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लीजिए 10% है, तो 3 साल का कितना होगा सर, 60,000 रुपया हो गया, है ना? अब ये 60,000 अगर रिकॉर्डेड रहा तो मेरा बैलेंस शीट में रहेगा। अब ये 60,000 में से बोला कि केवल 1/3 पेमेंट होगा, बाकी सब वेव कर दो। बाकी सब हमको लेने का जरूरत नहीं है भैया, मेरा टोटल 60,000 रुपया बाकी था, आप मेरे को 1/3 पैसा दे दीजिए, बाकी आप रख लीजिए खैरात में। समझ गए? तो इस केस में जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, सोचिए तो, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। 60,000 रुपया था, पेमेंट कितना करना है, 20,000 करना है, और बाकी पैसा कहां चल जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में चल जाएगा 40,000 रुपये। क्लियर है? आपको समझना है लायबिलिटी कितना था, अभी कितना है, और जो भी डिफरेंस बचा वो मेरा प्रॉफिट है, तो उसको ट्रांसफर कहां कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन।
यही तो मेरा प्रॉफिट है। मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक लाइब्रेरी से मीटिंग करके बहला फुसला के, समझे, कैडबरी वगैरह खिला उला के, जैसे भी करके उससे मक्खन लगा के मेरे उसको मनाना है। मान जाओ बाबू, मान जाओ, समझे, अपना बात मनवाना, उससे प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट निकाल के जो हमारा एसेट साइड में लॉस क्रिएटेड है उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। यही मकसद है हमारा। क्लियर है? तो अगर रिकॉर्डेड रहेगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड बोल करोगे, लेकिन हमारे केस में रिकॉर्डेड था क्या, हमारे केस में रिकॉर्डेड था क्या, नहीं था सर। तो अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड कोई अगर रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, कोई रिकॉर्डेड नहीं रहेगा मान लीजिए, और उसको अगर पेमेंट कर रहे हैं, रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन उसको पेमेंट करना पड़ेगा आपको, अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरा एक्सपेंसेस हो जाएगा विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर वेव्ड हो गया, क्या हो गया, और अगर वेव्ड हो गया, एक तो पहला बात प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा रिकॉर्डेड नहीं है, अब क्या हो रहा है सर, वेव्ड हो गया, माफ कर दो, तो इसका क्या होगा बताइए, नो जर्नल एंट्री, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। सोचिए, बैलेंस शीट में क्या प्रेफरेंस डिविडेंड रिकॉर्ड था, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस डिविडेंड रिकॉर्ड था, नहीं था। और अब रिकॉर्ड करना है क्या, कुछ पेमेंट करना है क्या, माफ कर दिया ना, खत्म। तो कुछ जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। तो जब भी प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा तो इस तरह से पैरामीटर में लगेगा, अगर रिकॉर्डेड है तो आपको बैलेंस शीट में दिखेगा, नहीं है तो आप ये काम करोगे। जब रिकॉर्डेड रहेगा तो दो ही चीज होगा, या तो पे ऑफ होगा या तो वेब्ड होगा। पे ऑफ होगा तो ये एंट्री, वेब्ड होगा तो ये एंट्री। और अगर नॉट रिकॉर्डेड में पेमेंट है तो ये जनरल एंट्री पास करेंगे, और अगर वेब्ड हो गया तो कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। जैसा अगर ये वाली एग्जांपल अपने लोग अगर करें तो सेम एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, एंट्री बताइए तो, 60,000 नॉट रिकॉर्डेड था और सिर्फ पेमेंट किसका करना है, 1/3 करना था ना 20,000 रुपए का, और ये तो रिकॉर्डेड था नहीं सर, तो हम लोग सिर्फ जनरल एंट्री किसका पास करेंगे, किसका एंट्री पास होगा, रिकॉर्डेड वाला का, डेट इज जो पेमेंट हुआ। तो एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपया हो जाएगा सर, 20,000, 20,000। समझ में आ रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000, 20,000, ये 40,000 का कोई जनरल एंट्री पास नहीं हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्रेफरेंस शेयर्स पे और प्रेफरेंस डिविडेंड पे। नंबर 4 पे आप किसके साथ आते हैं, डिबेंचर के साथ मीटिंग करते हैं। डिबेंचर अपने क्या बोला था भाई साहब, कि मेरा 8% डिबेंचर जो है आप इसको प्रोपोर्शनेट 12% में कर दो, कितना पे कर दो, 12% में आप कर दो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अब यहां पर एक फंडा याद रखिएगा कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होना चाहिए जो अभी मिल रहा है। अभी इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6,08,000 कितना होता है, 6,08,000 कितना होता है, 48,000। तो इसको हर साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 48,000 मिलेगा। बोला कि अभी भी आप मेरे को 48,000 कर दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे को कितना कर दीजिए, 48,000 कर दीजिए, लेकिन जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपको कितना बढ़ाना है सर, 10% कर देना है। तो आप अगर सोचोगे कि अगर ये 6 लाख का 8% कितना होता है, 48,000 होता है, अगर मैं इसको बढ़ा के 10 लाख कर दूंगा या 8 लाख कर दूंगा, उसका 8% क्या होगा सर, ज्यादा होगा। अगर मैं इसका अमाउंट को कम कर देंगे, इसका अमाउंट को अगर हम कम करेंगे तो 8% इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। तो यहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, तो ये अमाउंट को क्या करना होगा सर, कम करना होगा। आराम से सोचिए, अगर ये 8% से 10% कर रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसको सेम रखना है, तो 6 लाख को भी क्या करना होगा, कम करना होगा। ये अमाउंट कैसे करके निकालेंगे,
ये 6 लाख का 8% कितना होता है? 48,000। अब 48,000 आपने निकाल लिया, 48,000 से 6 लाख कैसे होगा? 48,000 डिवाइडेड बाई 8% करिए, सेम देखिए 6 लाख रुपए आएगा। नहीं समझे? अरे 8 से 6 से 48 कैसे निकाला आपने? इसको मल्टीप्लाई किया, तो 48 से 6 लाख कैसे निकालेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, आ गया 6 लाख। तो अभी 6 लाख का 8% 48,000 रुपया आ रहा है, उसको डिवाइडेड बाई 10% करिए, कितना आता है? सॉरी 12% था ना हमारा, तो डिवाइडेड बाई 12% करिए, कितना आता है? 48,000 डिवाइडेड बाई 12% करिए, कितना आता है? 4 लाख रुपए आएगा। 4 लाख रुपए आया। इसका मतलब क्या बोलने मांग रहा है? 6 लाख का 8% इंटरेस्ट देते थे 48,000, अभी 4 लाख रुपया रहेगा डिवेंचर का अमाउंट। डिवेंचर का अमाउंट कितना रहेगा? 4 लाख रहेगा, लेकिन जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ के कितना हो गया? 12% हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना रहेगा? 48,000 ही रहा। इससे बेनिफिट क्या हो गया? इससे बेनिफिट ये हो गया, इंटरेस्ट तो मेरे को 48,000 ही देना है, लेकिन जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 6 लाख रुपए से कितने लाख रुपए में आ गया? 4 लाख में आ गया। तो मेरा यहाँ कितना रुपया फायदा हुआ? 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? तो फंडा यहाँ पे डिबेंचर में आपको इस तरह से वर्डिंग लिखेगा, या तो डिबेंचर भी प्रेफरेंस शेयर्स की तरह बोल दिया कि भैया 6 लाख में से 1/3 क्या कर लेंगे? माफ कर देंगे, बाकी का 4 लाख रुपया या तो आप मेरे को पेमेंट कर दो, या तो आप इसको बाद में कर देंगे। समझे? कुछ भी बोलेगा, ये 6 लाख से बोलेगा कि मेरे को आप 2 लाख का पेमेंट कर दीजिए, हम 2 लाख भूल जा रहे हैं। तो 6 लाख में से 2 लाख का पे ऑफ करना होगा, 2 लाख क्या करना होगा सर? वेफ्ट करना होगा। तो एनटी क्या करेंगे? 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक में जाएगा 2 लाख रुपया, और टू कैपिटल रिडक्शन में जाएगा 2 लाख रुपया। तो डिबेंचर से कितना राइट ऑफ कर लिए? 4 लाख। 4 लाख रुपया डेबिट हो गया, 2 लाख रुपया दो बैंक में जाएगा और 2 लाख रुपया टू कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में अभी भी कितना बैठेगा? 2 लाख रुपया बैठेगा। चीज समझ में आ रहा है? ये चैप्टर इजी है सिर्फ इसलिए सर अंग्रेजी अंग्रेजी रीड करना है, मीनिंग क्लास करना है, जनरल एंट्री में लॉजिकल माइंड से सोचिएगा, जनरल एंट्री हो जाएगा। इसका जितना भी समय सब एक जैसा रहता है। तो नंबर 4 पे आइए सर, डिबेंचर। नंबर 4 पे आइए सर, डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर agrees to reduce its amount such that interest on debenture will be same to 12% debentures। 12% डिबेंचर्स। तो डिबेंचर एक्चुअल में क्या हो रहा है? इशूड कर रहा है। 8% डिबेंचर को अब चेंज करके क्या कर दिए? 12% कर दिए। 8% डिबेंचर को चेंज करके क्या कर दिए? 12% कर दिए। तो 8% वाला को क्लोज करना होगा और 12% डिबेंचर इशू करना होगा। लेकिन वो अमाउंट पे लाना, अमाउंट यहाँ पर नहीं बताया, अगर अमाउंट बता देता तो इजी हो जाता। तो अमाउंट के बजाय क्या बोला कि ऐसा अमाउंट पे लाना है कि जिससे मेरा इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो क्या रहा है? लॉस नहीं हो, वो मेरा इंटरेस्ट सेम रहा। तो ये कैसे करके निकालेंगे सर? इशू ऑफ 12% डिबेंचर। तो 12% डिबेंचर का अमाउंट कैसे निकल जाएगा बता आपको? 6 लाख था ना सर, उसका कितना परसेंट था? 8%। कितना आएगा? 48,000 डिवाइडेड बाई 12%। 6 लाख का 8% 48,000 डिवाइडेड बाई 12%, आ गया 4 लाख। तो 6 लाख का 8% 48,000 आता है, और 4 लाख का 12% भी कितना आता है सर? 48,000 रुपया आता है। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट क्या हो गया? सेम हो गया। और मेरा डिबेंचर जो 6 लाख था वो कितना का बन गया? 4 लाख का। 4 लाख का ना, तो मेरा प्रॉफिट यहाँ कितना आया? 2 लाख रुपए। समझ में आया? तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे इस केस में बताओ? 8% डिबेंचर वाला अब रहा,
कि नहीं रहा, तो 8% डिबेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा सर। डिबेंचर क्रेडिट होता है ना, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दिए, पूरा कितना रुपया सर डेबिट होगा, 6 लाख से। और नया कितना परसेंट डिबेंचर इश्यू हो गया, तो 212% डिबेंचर, कितना रुपया सर, 4 लाख रुपया। और बाकी कहां चल जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन, कितना लाख रुपया, 2 लाख। हो गया सर, कर दिए। ये मेरा डिबेंचर से भी 2 लाख रुपए आ गए। अब किससे जाएंगे मीटिंग करने के लिए, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या बोल रहा है भाई साहब, क्रेडिटर क्या बोल रहा है कि 7 लाख रुपया का बाकी है, हम 1 लाख रुपया माफ कर देंगे, लेकिन अगर आप मेरे को 50% या 1 लाख रुपया आप मेरे को पे ऑफ कर देंगे तो। ठीक है, टोटल 7 लाख रुपया था, बोला 1 लाख रुपया माफ कर देंगे और 1 लाख रुपया आपको मेरे को इमीडिएट क्या करना होगा सर, पेमेंट करना होगा। बाकी 5 लाख रुपया आपका आउटस्टैंडिंग रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है। तो नंबर 5 में ये creditor agrees, that is current liability, agree to waive rupees 1 lakh if equal money paid immediately। अब ये पॉइंट मैं अपने मन से बना रहा हूं, क्वेश्चन समझ लेना, कुछ भी हो सकता है। 5 लाख का बोलेगा 50% वेव कर दे, 50% इमीडिएटली पेमेंट कर दो, कुछ भी हो सकता है। 7 लाख रुपया था, बोला कि 1 लाख रुपया माफ कर देंगे, लेकिन आप सच मनी इक्वल मनी इमीडिएटली क्या करोगे, आप पेड करोगे, तो 1 लाख रुपया वो पेमेंट करेगा और 1 लाख रुपया क्या करना होगा, वेफ्ट करना होगा। तो टोटल क्रेडिटर कितना से कम हो जाएगा, 2 लाख से। 1 लाख रुपया पेमेंट कर देंगे तब भी कम होगा, और 1 लाख रुपया माफ करेगा तो टोटल क्रेडिटर कितना से कम होगा, 2 लाख से कम होगा। तो आप जनरल एंट्री क्या पास करोगे बताओ, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना करोगे, 2 लाख रुपया। ये नेहा नहीं आई ना, कुछ ग्रुप में मैसेज किया है ऑनलाइन वगैरह का, चला गया ये। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना रुपया सर, 1 लाख रुपया। और टू कैपिटल रिडक्शन में कितना चल जाएगा सर, 1 लाख रुपया। हो गया। तो जितना लैबिलिटी था सब लैबिलिटी से तो अपने लोग बातचीत कर लिए और सबसे हमारा पैसा कलेक्ट हो गया। आप चेक करो कितना कितना आया, कैपिटल रिडक्शन से इक्विटी शेयर होल्डर से 3 लाख रुपया आया, प्रिफरेंस शेयर होल्डर से 1 लाख रुपया आया, है ना। प्रिफरेंस डिविडेंड मान लो कि अपने लोग 20,000 रुपए का पे ऑफ किए हैं, तो यहां से चला गया, ये तो नॉट रिकॉर्डेड था ना सर, तो 20,000 रुपए का पे ऑफ किए तो कितना बच गया, 2,80,000 रुपया लेस हो गया ना सर, 20,000 रुपया। इसके अलावा डिबेंचर से 2 लाख रुपया आया, कितना आ गया सर, 4,80,000 रुपया। उसके बाद क्रेडिटर से पैसा आ गया 1 लाख रुपया, कितना आया सर, 5,80,000 रुपया। चीज समझ में आ रहा है, ये हो गया। तो अपने पास टोटल अच्छा खासा पैसा आ गया। अब यहां पर क्या जाना है सर, अब यहां पर जाना है एसेट्स का, दे दो वो मोबाइल, छोड़ छोड़। अब यहां पे सर क्या करना है आपको, अब एसेट्स पे जाना है सर। अब देखिए क्या करना है सर, अब एसेट साइड में जाना है। अब एसेट साइड में अगर जाके देखेंगे तो एसेट साइड हमारा क्या क्या था सर, गुडविल था 20,000 रुपए का, तो ये गुडविल को क्या करना होगा, राइट ऑफ। कंपनी कचड़ा है तो कंपनी में कहां से फिर तो भैया गुडविल किस बात का, गुडविल आएगा क्या, तो जितना भी इनटेंजिबल एसेट्स वगैरह सबको राइट ऑफ करना होगा। बोलिए।
क्लियर है सर? अब एसेट साइड में क्या करना है, हर एक एसेट्स को रिवैल्यूएशन करना है। अभी एसेट से क्या होगा, अगर बिजनेस को पैसा का जरूरत रहेगा तो बिजनेस क्या करेगा, कोई एसेट्स को बेच देगा, बेच के उससे पैसा लेगा, या कोई एसेट्स का मार्केट वैल्यू अगर कम है, मार्केट वैल्यू कम है, तो यहां पर भी लॉस जनरेट होगा। तो जो अपने लोग जो प्रॉफिट कमाए वो लॉस क्या करना होगा, इसको भी सेट ऑफ करना होगा। समझ में आ रहा है? तो एसेट्स पे दो चीज होगी, या तो उसका मार्केट वैल्यू को कम करना होगा, तो वहां पर भी जो प्रॉफिट आया वो लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा, या तो फिर कोई एसेट्स को अपने लोग बेच देंगे, बेचेंगे तो अपने लोग बेचेंगे सेम जनरल एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू, आपका पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटा। अगर स्टॉक बेचे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। समझ रहे हैं? या अगर कोई एसेट्स का वैल्यू कम हो गया तो क्या करना है, ये जितना भी इनटैंजिबल एसेट्स है, जितना भी हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है, ये सब बुक से क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। ठीक है, तो यहां पर आइए नंबर 6 पे सर, एसेट्स। नंबर 6 पे सर, एसेट्स। अब एसेट्स में काम करना है आपको। ठीक है, रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ all the intangible assets, all the intangible assets and fictitious assets। जितना भी intangible और fictitious assets है सब बुक से क्या कर दोगे आप, राइट ऑफ कर दोगे। intangible assets में स्पेशली गुडविल, क्या बताइए, गुडविल। इनटैंजिबल एसेट्स बेसिकली, अब गुडविल को राइट ऑफ करने का मतलब है मेरा, अगर कोई पेटेंट ट्रेडमार्क वगैरह रहेगा वो राइट ऑफ नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो आप राइट ऑफ करोगे, अदरवाइज राइट ऑफ नहीं करोगे। तो इनटैंजिबल मत लिखो यहाँ पे, गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स कर दो, रिटेन ऑफ ऑल दी गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो गुडविल हमारा था ना, तो गुडविल था सर, गुडविल एसेट्स था, अब डेबिट था, उसको क्या कर देना है, क्रेडिट करना है। और वो पैसा कहां से निकालेंगे, वो पैसा कहां से निकालेंगे, कैपिटल रिडक्शन से। कैपिटल रिडक्शन हर बार क्रेडिट हो रहा था, अब क्या होगा, डेबिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी टू गुडविल। कितना रुपए का गुडविल था, 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपए का सर। इसके अलावा सर राइट ऑफ, राइट ऑफ लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब कोई एसेट्स का लॉस हो रहा है सर, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मान लीजिए कोई एसेट्स का लॉस हो रहा है सर, फिक्स्ड एसेट्स का कोई एसेट्स का लॉस हो रहा है सर। ठीक है, मान लीजिए मेरा 40,000 रुपए का, 40,000 रुपए का मेरा लॉस है सर, 40,000 रुपए का मेरा लॉस है सर। ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स को जब हम वैल्यू किए तो मेरा 40,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये लॉस को भी कहां से सेट ऑफ करेंगे, कैपिटल रिडक्शन। तो एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। कितना रुपया, 40,000, 40,000। ठीक है, कंपनी के पास देखिए, कंपनी बहुत सारा लोगों को पे ऑफ किया है ना, कंपनी क्रेडिटर को पेमेंट किया, आपका कंपनी डिविडेंड को पेमेंट किया, लेकिन कंपनी के पास तो पैसा था नहीं। तो कंपनी जब ऐसा सिचुएशन में रहेगा तो आदमी सबसे पहले किससे तकादा करेगा, डेटर से। 6 लाख रुपए का डेटर खड़ा है, देख रहे हैं, तो डेटर के पास घुस जाएंगे, बेटा पैसा दे, नहीं तो कुछ और लेके जाएंगे, लेकिन लेके तो जाएंगे कुछ ना कुछ, छोड़ेंगे थोड़ी ना 6 लाख रुपए। समझ में आया सर? सी नंबर में सर, रिसीव अमाउंट फ्रॉम डेटा या फिर सेल ऑफ स्टॉक, या फिर सेल ऑफ स्टॉक।
या तो डेटर से पैसा मिलेगा या तो स्टॉक से पैसा मिलेगा बेच के, है ना। मान लीजिए डेटर से मुझे 1 लाख रुपया मिल रहा है, कितना लाख मिल रहा है सर, 1 लाख रुपया डेटा से मिल रहा है, तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटा। 1 लाख रुपया यहां पर भी आ जाएगा सर, 1 लाख रुपया डेटर से पैसा मुझे मिल गया सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर 1 लाख रुपया, ठीक है। मेरे पास लिक्विड भी आ गया, पैसा भी आ गया। अब ये सारा काम करने के लिए जो सीए फर्म को अपॉइंट किए थे उसको पैसा नहीं देंगे, उसका बेटा फ्री का है तेरा, कौन है तेरा दोस्त है, कौन पैसा नहीं लेगा वो, हाँ। तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस होता है, क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, वो एक्सपेंसेस भी पेमेंट करना पड़ेगा ना सर। तो पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एनी reconstruction expenses, पेमेंट ऑफ एनी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। अगर कोई रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस वगैरह पेमेंट करेंगे, जो सीए फर्म का खर्चा वगैरह था, सीए था, वो तो पेमेंट करना होगा ना भाई, वो तो फीस चार्ज करेगा ना, पूरा लॉ का प्रोविजन निकालेगा, कोर्ट से अप्रूवल निकालेगा, सबके साथ मीटिंग करेगा, नेगोशिएट करेगा, नेगोशिएट करके प्लान बनाएगा, प्लान बना के थप्पा लगाएगा, थप्पा लगा के फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद में जर्नल एंट्री पास करेगा, पूरा कंपनी का पेपर वर्क वगैरह है नहीं है ए टू जेड वगैरह, वो पेपर वर्क पूरा रेडी करके कंपनी को पूरा कंप्लीट करके बैलेंस शीट वगैरह बना होना के उसका हाथ में थमा देगा और चल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, मेहनत है, पैसा है। तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे आप, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सिंस ये रिकॉर्डेड नहीं है ना, ये रिकॉर्डेड है क्या, अगर कोई भी खर्चा रिकॉर्डेड नहीं होगा, पेमेंट करना होगा, जर्नल एंट्री कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू बैंक, खत्म। कोई भी एसेट्स है रिकॉर्डेड नहीं था, अब सेल करके पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो कैपिटल रिडक्शन समझो, समझ गए। अगर पेमेंट करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू बैंक, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो जर्नल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मान लीजिए सर 20,000 रुपया खर्चा हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, रिटर्न ऑफ लॉसेस, रिटर्न ऑफ लॉसेस, फाइनली लॉस को क्या करेंगे सर, राइट ऑफ कर देंगे। तो लॉस हमारा कितना था, 5 लाख रुपए का लॉस था, अब ये 5 लाख रुपए का लॉस को राइट ऑफ करेंगे, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा सर, सोचिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल, टू पीएल अकाउंट। ₹5 लाख, 5 लाख रुपया, 5 लाख, 5 लाख रुपया हो गया कंप्लीट। अब अपने लोग चेक करेंगे कि भाई पूरा तो बेच दिए, अब कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कुछ बचा है या नहीं बचा है, क्लियर है। आप चेक करो, देखो कितना कितना रुपया आया था कैपिटल रिडक्शन में, यहां पे इक्विटी शेयर से कितना रुपया आया था, 3 लाख रुपया, है ना। प्रिफरेंस शेयर से कितना आया था, 1 लाख, कितना हो गया, 4 लाख। उसके बाद यहां पे 20,000 रुपए का लॉस हुआ, कितना आ गया, 3,80,000 रुपया, 3,80,000 यहां पे है। फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर से कितना आया, कितना हो गया, 5,80,000, 5,80,000 में से फिर क्रेडिटर से पैसा आया 1 लाख, कितना हो गया, 6,80,000, 6,80,000 का जो पैसा आया, अब उसको क्या किया मैंने, 20,000 रुपए यहाँ पे क्या किया आप राइट ऑफ करें। या तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो कैपिटल रिडक्शन का एक अकाउंट बना ले, या तो अकाउंट बना लें, या तो आप इस तरह से करें, जो जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा, ऐड क्रेडिट, ऐड क्रेडिट डेबिट लेस, सिंपल। तो ये लेस हो गया, कितना था, 6,80,000 था, 20,000 लेस कर दो, कितना हो गया, 6,60,000।
फिर यहाँ पे 40,000 लेस हो गया, कितना बचा? 6,20,000। 6,20,000 में से फिर पेमेंट किए, ये रिसीव किए, यहाँ तो बैंक डेबिट टू डेटर है, यहाँ कैपिटल रिडक्शन नहीं है। फिर यहाँ पे 20,000 रुपए पेमेंट किए, कितना बचा? 6,00,000। 6,00,000 में से पीएल में राइट ऑफ किए 5,00,000, कितना बचा? तो ये 1,00,000 रुपया बच गया ना। तो ये 1,00,000 रुपए को रखेंगे नहीं, ये 1,00,000 रुपए को ट्रांसफर कर देंगे अपने लोग। लास्ट में नंबर 7 पे ट्रांसफर बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन 2, इसको ट्रांसफर कर देंगे, किस में ट्रांसफर कर देंगे सर? रिजर्व में। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो हमारे केस में कितना रुपया था? 1,00,000, और यहां पर भी आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, ये किस केस में करेंगे? जब हमारा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या? हमारा कैपिटल रिडक्शन में प्रॉफिट है जो बच गया, लेकिन लॉस भी हो सकता है। ज्यादातर केस में लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस रहेगा तो अंदर में कोई रिजर्व रहेगा तो उसको आप यूज कर लोगे, अंदर में कोई रिजर्व रहेगा तो उसको यूज करोगे आप, कोई भी रिजर्व रहेगा उसको यूज करोगे, या तो फिर गुडविल बोल के डाल देना। ऐसे ये रेयर केस में होता है। टू कैपिटल रिडक्शन। लॉस का मतलब कौन सा बैलेंस है? मतलब अभी आप जो जोड़ लेते हैं ना कैपिटल रिडक्शन के लिए, तो जोड़ के नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। नेगेटिव बैलेंस मतलब और पैसा चाहिए। तो और पैसा चाहिए तो क्या करना होगा? अंदर वाला जो रिजर्व है या तो उससे ले लो, अगर नहीं रहेगा तो क्या कर लेंगे? फिर गुडविल कर देंगे। बट ये गुडविल इलॉजिकल होगा। ऐसा कंपनी का गुडविल काहे का भाई? क्या चीज का गुडविल है? तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बुक में कभी कभी क्वेश्चन गलती रहता है, कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो आपका कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है लॉस में, मतलब उसको और पैसा चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करना? आप गुडविल या तो रिजर्व को यूज करना। ठीक है, ये कर लेने के बाद क्या करना है? बैलेंस शीट एज ऑन। मैं बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में बना रहा हूं, बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में बना रहे हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मेट होगा? समझ में आया? ये बैलेंस शीट ऐसे बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में बैलेंस शीट कैसे होगा? शेड्यूल 3 फॉर्मेट में बनेगा बैलेंस शीट। समझ गए? देखिए सर, इक्विटी शेयर्स कैपिटल में बताइए कितना हो गया था? तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल मेरा 50,000 शेयर्स ही था, 50,000 इक्विटी शेयर्स था, लेकिन रुपया कितना बोलेंगे? एट ₹4 ईच। अब ये 4 कॉल्ड अप है या पेड अप है, ये आपको समझना होगा। समझ में आ रहा है? अगर कॉल्ड अप रहा तो आप यहां पर क्या होगा? एट ₹4 कॉल्ड अप। तो ये ₹4 का वैल्यू हो गया, यहां कितना आ जाएगा सर? 2,00,000 रुपए। प्रीफरेंस शेयर्स पे बताइए, प्रीफरेंस शेयर्स कितना रुपया आ जाएगा? 1,00,000 रुपए आ जाएगा। और उसका शेयर्स को कैसे लिखेंगे? 20,000 शेयर्स था, लेकिन अब प्राइस घट के कितना रुपया हो गया? 50 रुपया। 2,000 शेयर्स है ना, तो 2,000 शेयर्स था पहले, 100 रुपया करके था 2,00,000, अभी 50 रुपया हो गया तो 1,00,000 कर देंगे। याद है ना? डिबेंचर होल्डर पे आइए, डिबेंचर होल्डर का चेक करिए। देखिए डिबेंचर होल्डर में क्या किए थे अपने लोग? 6,00,000 का तो ये खत्म हो गया, 2,00,000 रुपया प्रॉफिट में आया था, और ये नया डिबेंचर आया ना 12%, तो यहां पर बैठेगा सर डिबेंचर में, नॉन करेंट लायबिलिटी में बैठेगा 12% डिबेंचर बैठेगा। और अमाउंट कितना बैठेगा सर? 4,00,000। कोई प्रॉब्लम? और क्या था सर? करंट लायबिलिटी में, ये देखिए करंट लायबिलिटी क्या हुआ था?
क्रेडिटर्स पे, ये करंट लायबिलिटी में। तो 2 लाख में से 1 लाख रुपए पेमेंट कर दिए, 1 लाख रुपए कैपिटल रिडक्शन में चला गया, है ना। तो कितना रुपया आ जाएगा बोलिए? 2 लाख रुपए क्रेडिटर से चला गया ना सर। करंट लायबिलिटी 7 लाख था, 7 लाख से कितना चला गया? 2 लाख चला गया। तो करंट लायबिलिटी में कितना बढ़ जाएगा? एक चीज भूल गए, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ये ऊपर जाएगा, कैपिटल रिजर्व 1 लाख रुपया, रिजर्व एंड सरप्लस का हेडिंग में जाएगा ये। एसेट साइड में देखिए, एसेट साइड में क्या किया मैंने, ये गुडविल खत्म कर दिया। फिक्स एसेट्स 5,80,000 रुपया था, फिक्स एसेट्स 5,80,000 रुपया था, इससे 40,000 रुपया क्या कर दिए? राइट ऑफ कर दिए। तो फिक्स एसेट्स कितना बैठेगा? 5,40,000 रुपया। उसके बाद स्टॉक है सर, स्टॉक, स्टॉक में कुछ किए थे क्या? स्टॉक में कुछ नहीं किए, करंट एसेट्स का स्टॉक में कुछ नहीं किए। स्टॉक में कितना रुपया है? 2 लाख रुपया, राइट, हो गया। इसके बाद डेटर में कुछ किए थे ना सर, डेटर से अपने को पैसा मिला था, चेक करिए कितना मिला था। एसेट साइड में ये गुडविल राइट ऑफ हो गया, फिक्स एसेट 40,000 लेस कर दिए, डेटर से 1 लाख रुपया मिला था, तो 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा? डेटर से कम हो जाएगा। डेटर कितना था? 6 लाख, 6 लाख से 1 लाख कम हो गया तो कितना बैठेगा? एड लेस समझना आपको। और उसके अलावा क्या है सर? कैश एंड बैंक। पीएल तो खत्म हो गया ना ये वाला, ये तो लॉस राइट ऑफ कर दिए। अब बैंक को जोड़ेंगे तो 2 चीज आपको यहां पे जोड़ना है सही से, एक तो ये कैपिटल रिजर्व कितना आया और दूसरा बैंक का बैलेंस कितना बचा है। तो बैंक का बैलेंस ओपनिंग में देखो कितना रुपया था? 1 लाख रुपया था। अब जहां जहां देखो कहां कहां पेमेंट किए, यहां पे कुछ पेमेंट नहीं हुआ, 20,000 रुपए का पेमेंट हुआ यहां पे, तो 1 लाख में से 20,000 चला गया, कितना बचा? 80,000। 80,000 से फिर देखिए कहां पे पेमेंट हुआ सर? क्रेडिटर को पेमेंट किए 1 लाख रुपए का, तो 20,000 क्या हो रहा है? नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद क्या किए सर? डेटर से पैसा है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया आया, 20 नेगेटिव था, कितना बचा? 80,000, इसलिए मैंने बेचा। 80,000 से पैसा आया, फिर 20,000 रुपया सीए को दिया, कितना बचा? तो यहां पे कितना बैठेगा? और जोड़ के देखेंगे तो मेरा दोनों बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? कितना आया? आ गया 13 लाख। अब ये बैलेंस शीट बताइए, अब ये बैलेंस शीट लॉस मेकिंग रहा, ये बैलेंस शीट नया क्या हो गया? नया हो गया ना सर, कंपनी पूरा नी हो गया बाय नॉट गेटिंग एनी हेल्पिंग हैंड फ्रॉम रिच शार्क, वहां से नहीं लिए, अपने लोग इंटरनली रीऑर्गेनाइज करके अपना बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर दिए फ्रॉम द लॉस मेकिंग कंपनी टू अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। बट ये खुद से किया हुआ है, मैनिपुलेटेड है ना, सबको समझाया बुझाया है। तो यहां पर बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे, यहां पर एक वर्ड आपको लिखना है, एंड रिड्यूस। क्या वर्ड लिखना है? एंड रिड्यूस। बैलेंस शीट में आपको लिखना है एंड रिड्यूस्ड, समझ में आ रहा है? एंड दिस वर्ड विल बी केप्ट अलाइव इन द बैलेंस शीट फॉर द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 5 years। और ये 5 साल तक आपको लिखना है, ये इन्वेस्टर के लिए है। जब इन्वेस्टर रीड करेगा, ही नोज कि अगर एंड रिड्यूस लिखा हुआ, देन द कंपनी इज इटसेल्फ रीऑर्गेनाइज, इंटरनली रीऑर्गेनाइज। तो अपना पैसा बेटा इन्वेस्ट करने से पहले सोच लो। नाउ दिस आर दी वर्ड्स जो कि लोग को नहीं पता रहता, तो लोग क्या करते हैं? ऐसी कंपनी में पैसा लगाएं, खत्म। ये शेयर्स मार्केट भी बहुत बड़ा स्कैम है सर। अच्छा अच्छा लोग रुपया
गवा चुके हैं। तो ये सारा वर्ड है जो कि 5 ईयर्स तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी शेयर होल्डर है आप उसको चेक करेंगे, हाँ भैया कंपनी इंटरनली रीऑर्गेनाइज करके उठाया, तो आप देख लो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। क्लियर है? दिस इज कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, सम देखते हैं, देखिए सम कैसा है। पेज नंबर बताइए तो। 200। आइए सर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा। मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या था? स्कीम हमारा क्या है? रिडक्शन ऑफ शेयर्स कैपिटल एंड लायबिलिटी। मेथड्स ऑफ रिडक्शन देखिए, हर एक का जर्नल एंट्री यहां पर गिवन है। ओहो, ये वाला फर्स्ट वाला जर्नल एंट्री बताइए क्या होगा? रिडक्शन एंड पेड अप वैल्यू ओनली। रिडक्शन इन this shareholder may agree to reduce the paid up value from rupees 100 into paid up value of rupees 10 by making sacrifice of 90 per share। तो यहां पर रिडक्शन सिर्फ किसमें है? पेड अप वैल्यू पे, राइट। तो यहां 100 रुपए में से 10 रुपए कर दो, 90 रुपए क्या करना है? राइट ऑफ। और ये रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? जेएनडी पास करिए वहां पे। क्या एंट्री पास करोगे? क्या एंट्री पास होगा सर? इक्विटी शेयर्स कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। और कितना रुपया चल जाएगा? 90 रुपया जाएगा। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 90 रुपये जाएगा सर। समझ रहे हैं? अगर सिर्फ रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू बोलेगा तो ये एंट्री आप पास करोगे। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 90 रुपये जाएगा। नंबर ऑफ से जो भी रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें आइए सर, रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल एंड पेड अप वैल्यू। अब दोनों में अगर रहा, दोनों में रहा, तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे? तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे बाबू? इक्विटी शेयर्स कैपिटल में यहां ऊपर में कितना रुपया होगा? 100 रुपया। समझ रहे हैं? और टू साइड में यहां पे क्या करोगे? इक्विटी शेयर्स कैपिटल, ये मेरा कितना रुपया हो जाएगा? 10 रुपया। और टू कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा? 90 रुपये। चीज समझ में आ रहा है? दोनों ही केस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ तरीका अलग है सोचने का। बोनस हो गया। रिमेंबर प्रोसीजर क्या है? बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा सर, जर्नल मीटिंग करना पड़ेगा शेयर होल्डर लोग के साथ में। लिस्टेड कंपनी का और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कोड रिमेंबर, कोड में क्या होगा? एक पिटीशन फाइल करना होगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सारा प्रोसीजर है जो मैंने लिखा है काफी निकाल के। रिड्यूसिंग ऑफ कैपिटल वगैरह पे, रीऑर्गेनाइजिंग पे, ऑल्टरेशन वगैरह पे, ये सारा प्रोसेस है सर। ये अभी जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, मैंने आपको अलग से लिखा दिया, सब तो यहीं पर होता। चलो ठीक है, रहने दो। मैंने जानबूझ के गैप रखा था इसमें, भूल गए। चलिए जनरल एंट्री पे आइए। एक्चुअल में मैट में ही करवाना था।
होम असाइनमेंट पे, होम असाइनमेंट पे नंबर 2 पे आइए, होम असाइनमेंट पे नंबर 2 पे आइए सर, पढ़िए। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। शेयर कैपिटल 3 लाख दे दिया, रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए 1 लाख रुपए का लॉस है, ट्रेड पेबल 50,000, फिक्स एसेट्स इन्वेंट्री ट्रेड डिसेबल, नीचे में देखिए शेयर कैपिटल का बाइफिकेशन दे दिया, इक्विटी शेयर्स 2 लाख है और प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख है, और पीएल में क्या है सर, डेफिसिट है, लॉस है। फिक्स एसेट्स का भी नीचे में नोट्स बना हुआ है, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, वर्किंग नोट ऐसे ही करते हैं आप, देख रहे हैं तो, बट हमारा फॉर्मेट इससे थोड़ा और अच्छा होता है। और अगर मैं आपको बोलूं जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको ऐसे ही बना देना है, वो पूरा फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं। जब इंटरनल रिकंडक्शन चैप्टर का बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हो आप, वो पूरा लिखने के लिए नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, उसके अंदर में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो आइटम रिलेवेंट है उसको लिखेंगे बस, खत्म। आपको बैलेंस शीट ऐसे ही प्रिपेयर करना है। हाँ, जो नोट्स अगर इक्विटी प्रेफरेंस अलग है तो ये नोट्स आपको बनाना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। तो बैलेंस शीट वो दर्द वाला नहीं है। पढ़िए क्या बोला है, with the object of reconstruction the company decide upon the following: to reduce the value of equity shares to ₹4 each। कितना रुपया कर दो, 4 रुपया कर दो। reduce the value of equity shares to ₹4 each। अब यहां पर ये नहीं बोला कि वेदर पेड अप वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या पेड अप एंड कॉल्ड अप दोनों हो रहा है ना, कुछ बोला नहीं है, तो आपके ऊपर में assumption है, कुछ नहीं बोला रहेगा तो 4 रुपया में ही कर देंगे, कितना में कर देंगे, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा सर, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितना अमाउंट होगा बताइए तो, 20,000 इंटू कितना रुपए हो जाएगा, 6 रुपया। 10 को कितना रुपया में करना है, 4 रुपया में करना है ना, तो कितना रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कितना रुपया, 6 रुपया। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, इसको बना सकते हैं ना, इसको घर पे बना लेना, 4 रुपया कर लेंगे। जनरल एंट्री समझ लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछिए। इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 4 रुपया हो गया, सॉरी 6 रुपया हो गया मेरा। उसके बाद टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग प्रेफरेंसेस इनटू 812% प्रेफरेंसेस ऑफ ₹100 ईच, तो 800 इंटू 100 कितना हो गया, 80,000, और प्रेफरेंसेस यहां था कितना, 1 लाख, तो 1 लाख को कितना में करना है, 80,000 में, तो मेरा फायदा कितना का हो गया। और ये प्रेफरेंसेस कितना था, 9%, और अभी कितना करना है कि समय ने वो क्या किया, वो लोग भी गेम खेल लिए, ठीक है बेटा 20,000 रुपए नुकसान कर लो लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, समझ में आ रहा है। तो नेगोशिएशन इस तरह से होता है। तो आप जनरल एंट्री क्या पास करोगे सोचो, 9% प्रेफरेंसेस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 9% प्रेफरेंसेस डेबिट हो जाएगा पूरा 1 लाख, और टू 12% प्रेफरेंसेस में कितना बढ़ जाएगा, 80,000, और टू कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा, 20,000। नहीं समझ में आया किसी को, अंदर में 1 लाख का प्रेफरेंसेस था ना भाई, उसको कितना में करना है, 800 करना है 100 रुपए पे, तो 80,000 कर दिया ना सर, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो पुराना वाला डिबेंचर अब रहा क्या, सॉरी प्रेफरेंस रहा क्या, तो 9% प्रेफरेंस डेबिट 1 लाख, टू 12% प्रेफरेंस 80,000, टू कैपिटल रिडक्शन 20,000। अब जो भी पैसा आया नहीं आया क्या करने बोला, देखिए इन्वेंट्री को राइट ऑफ करने बोला, कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीन को रेट एंड नॉन वैल्यू बोला, तो क्या एंट्री होगा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000 से, और जो भी बैलेंस बच गया है वो रिटेन डाउन द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग। ये बैलेंस कौन सा जो बच गया उसका नहीं, पीएल को राइट ऑफ करने के बाद। अब अगर पीएल को राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ करने के बाद अगर कुछ बच जाएगा तो फिर किससे राइट ऑफ होगा, लैंड बिल्डिंग से होगा, समझ में आया। बट पीएल को तो राइट ऑफ करना ही सर, वो क्वेश्चन में बोले चाहे नहीं बोले, पीएल को तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2 लाख रुपया था, 2 लाख रुपए में से 6 लाख रुपया गए, 1,20,000 वहां पे आया, प्रीफरेंशियल से 20,000 हुआ, कितना आया, 1,40,000 रुपया आया, कितना 1,40,000 मेरे पास प्रॉफिट आया। पीएल को 1 लाख रुपया राइट ऑफ कर दिए, कितना बच गया, 40,000। देखिए यहां 10,000 किए, कितना बचा, 30,000, यहाँ पे 30,000 कर दिए, और कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। वहां पर चेक कर लीजिएगा एक बार सम बना के, यहाँ पर बोला 10,000 रुपया का राइट ऑफ होगा, एक बार देख लीजिएगा, बनाएंगे तो समझ में आएगा।
आपको इसका बैलेंस शीट बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, और बैलेंस शीट में एक खास तौर से एंड रिड्यूस वाला वर्ड लिखना है आपको। वो गलती मत करिएगा, नहीं तो 2 नंबर का ऐसे चल जाएगा, काट देगा वो। बन जाएगा ये वाला सब। क्वेश्चन नंबर 1 भी वैसे ही है, 2 भी वैसे ही है। फोर फीचर रीइशू वाला एंट्री याद है? यहां भी होमवर्क पे सर 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल 20 क्वेश्चन है।